नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धोआयस में। सिद्धोआयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं छठी क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी इस बुक की। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के छठे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ है उसके जो भी महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। नीचे हमें इस पिक्चर में कई सारे लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें पर्वत देखने को मिल रहे हैं, वही हमें पठारी एरिया देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें हरा मैदानी इलाका भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो विभिन्न लैंडफॉर्म हमारे अर्थ पे है, इन सारे लैंडफॉर्म को इन डिटेल में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज के हमारे चैप्टर को यहाँ से हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। The surface of the earth is not everywhere same. The earth has infinite variety of landform. Some part of the lithosphere may be rugged and some is flat. देखिए इस पिक्चर में पहले ही हम बात कर चुके हैं, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो हमें हर जगह एक जैसा एक समान देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे इस एरिया में हमें माउंटेन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें माउंटेन रेंजेस मतलब पर्वत की श्रृंखला देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की कई सारी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो कुछ जगहों पर इस प्रकार से हमें रज देखने को मिलता है और कुछ जगहों पे वो हमें पूरी तरह से इस तरह से फ्लैट देखने को मिलता है। खास करके जो मैदानी एरिया होता है वहां पे हमें हमारे अर्थ का सरफेस पूरी तरह से फ्लैट देखने को मिलता है। जो हमारे अर्थ का सरफेस है वहां पे इस प्रकार की जो लैंडफॉर्म की वैरायटी है उसका रीजन क्या है, इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे लैंडफॉर्म बिल्डिंग टू प्रोसेस की, जिनमें पहली है इंटरनल प्रोसेस और दूसरी है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे इंटरनल प्रोसेस की। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट टेकिंग प्लेस। द इंटरनल प्रोसेस लीड टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। देखिए जो इंटरनल प्रोसेस जो होता है वो विद इन द अर्थ होता है, मतलब जो अर्थ का अंदरूनी हिस्सा है वहां पे वो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, जो कि कंटिन्यूस रूप में हम उसे देख सकते हैं। अब जो ये इंटरनल प्रोसेस है उसके द्वारा हमारा जो लैंडफॉर्म है वहां पे किस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। देखिए इंटरनल प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, एक तो जो हमारा अर्थ सरफेस है वो इस तरह से हमें ऊपर उठता हुआ नजर आएगा और दूसरा इस प्रकार से सिंक होता हुआ मतलब धंसता हुआ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनल प्रोसेस है उसके द्वारा माउंट बिल्डिंग का काम किया जाता है, उसी समय जो इंटरनल प्रोसेस है वो वैलीज को निर्माण करने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से जो माउंटेन बिल्डिंग और वैली बिल्डिंग, खासकर की जो रिफ्ट वैलीज होती है उनको बिल्डअप करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो वो प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस की। तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड erosion. The surface is being lowered by the process of erosion, rebuilt by the process of deposition. अगर यहाँ पर सिंपल वर्ड में बात करें तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है। देखिए एक्सटर्नल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है वहां पे जो भी लैंडफॉर्म है उनको तोड़ने का काम करता है और फिर से उनको बनाने का या रीबिल्ड करने का काम करता है। अब यहाँ पे तोड़ना और रीबिल्ड करने के लिए दो प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं, एक है इरोजन और दूसरा है डिपोजिशन। इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे लैंड के सरफेस है उसको तोड़ने का काम करता है और डिपोजिशन ऐसा प्रोसेस है जो हमारे तोड़े हुए लैंडफॉर्म है उनको रीबिल्ड फिर से बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो एक्सटर्नल प्रोसेस है जो अर्थ का सरफेस है वहां पे हमें देखने को मिलता है, वही इंटरनल प्रोसेस हमें अर्थ के इंटीरियर एरिया में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस को हमने समझा। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अगर हम जनरल तौर पर जो हमारे लैंडफॉर्म हैं उनको कैटेगराइज करें तो देखिए
उसका बेस क्या होगा, तो उसका बेस होगा एलिवेशन, अल्टीट्यूड और स्लोप। तो उसके आधार पर हमने पहाड़, प्लेट्यूब जिसे हम पठार कहते हैं, और प्लेन जो हमारा मैदानी इलाका होता है, तो इस प्रकार से उसको हमने क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे माउंटेन की, पहले हम बात करेंगे पहाड़ों की। तो माउंटेन हम किसे कहेंगे? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन may have a small summit and broad base. Because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for the farming. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. For example, Mount Monkey in Pacific Ocean. तो देखिए माउंटेन हम किसे कहेंगे? माउंटेन हम उस एरिया को कहेंगे जो नेचुरली तौर से ऊपर उठा हुआ एक एरिया है। यहाँ पे जो नेचुरल तौर पे मतलब जिसमें जो ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वो किसी प्रकार का हमें देखने को मिलता नहीं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, और ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा माउंटेन को बिल्ड किया जाता है। माउंटेन की यहाँ पर हमें और एक विशेषता बताई गई है कि वो है जो माउंटेन का जो टॉप का एरिया होता है वो हमें कोनिकल शेप में देखने को मिलता है। इसका मतलब एट द टॉप माउंटेन का जो ब्रॉडनेस है वो काफी हमें कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अगर उसके बॉटम की या उसके बेस की अगर हम बात करें। जो माउंटेन होते हैं एट द बेस वो हमें काफी ब्रॉड या चौड़े देखने को मिलते हैं। माउंटेन में हमें जो क्लाइमेट होता है इट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट। दैट्स व्हाई इन दिस एरिया देयर इज लेस पीपल वी कैन सी। तो माउंटेन जो एरिया होता है, माउंटेन का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमंस के लिए या मनुष्य की वसति स्थान के लिए इतना सहायक हमें देखने को नहीं मिलता। उसी समय माउंटेन का जो एरिया होता है वहां पे जो स्लोप होता है काफी स्टिफ होने के कारण यहाँ पे फार्मिंग करना काफी मुश्किल बन जाता है, जिसके कारण इस एरिया में जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो सर्वाइवल है यहाँ पे काफी कठिन बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मनुष्य है वो काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को नहीं मिलता। जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है या जनसंख्या की जो घनत्व है काफी कम इस एरिया में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे तो हमने बात की उन माउंटेन्स की, उन पहाड़ों की जो हमें जमीन पे देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ माउंटेन या कुछ पहाड़ इस प्रकार से भी होते हैं जो कि अंडर द वाटर हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ओशंस है, जो कि बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज है, उनके अंदर इस प्रकार के कई सारे माउंटेन रेंजेस या पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं। उसका एक उदाहरण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वो है माउंट मॉन्की, जो कि हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंजेस। Many mountain systems consist of series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalaya, Alpsa and Andes are the mountain. देखिए माउंटेन की आपने इस प्रकार से एक श्रृंखला देखी होगी। इस प्रकार की जो माउंटेन की श्रृंखला होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड माउंटेन रेंजेस। इसे हम माउंटेन रेंजेस कहेंगे। और इस प्रकार की जो माउंटेन रेंजेस होती है वो हमें 100 to 1000 किलोमीटर या उससे कई दूरी की देखने को मिलती है। यहाँ पे हिमालय, अल्प्सा एंड एंडीज ये जो पर्वत है, ये जो माउंटेन्स है, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिए गए हैं। यहाँ पे ग्लेशियर को थोड़ा समझते हैं। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। यहाँ पे रिवर ऑफ आइस से मतलब है जो आइस है, जो बर्फ है, उसकी जो रिवर्स होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ग्लेशियर। अब इस प्रकार की रिवर्स ऑफ आइस हमें माउंटेन के एरिया में देखने को मिलती है। जैसे ही एक ऊंचा माउंटेन होता है विद द अल्टीट्यूड क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, उसके कारण जो माउंटेन का जो पीक का एरिया होता है वहां पे इस प्रकार से हमें बर्फ जमी हुई देखने को मिलती है। अब ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होगा? ये जो बर्फ है, ये जो आइस है, इट विल बी ट्रेवल विद द स्लो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी बिकम रिवर ऑफ आइस, और इसी को हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर।
जो माउंटेन्स होते हैं वो भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, जिनमें सबसे पहला टाइप है फोल्ड माउंटेन। The Himalayan mountain and the Alpsa are young fold mountain with the rugged relief and high conical peaks. The Aravalli Ranges in India is a system of one of the oldest fold mountain in the world. The ranges has considerably worn down due to the process of erosion. The Alpatchian in North America and Ural mountain in Russia have a rounded feature and low elevation. They are very old fold mountain. देखिए जो हिमालय हमारे इंडिया में देखने को मिलता है और जो अल्प्सा है जो कि हमें यूरोप में देखने को मिलता है, these are the young fold mountain. यंग फोल्ड माउंटेन से मतलब है जो भी माउंटेन सिस्टम आज के जमाने में हम देखते हैं उसमें सबसे आखिर में जो माउंटेन सिस्टम हम देखते हैं वो है हिमालय और अल्प्सा। उसी के कारण इसे यंग फोल्ड माउंटेन की रेंजेस माना गया है। अब ये जो हिमालय और जो अल्प्सा है उसका जो रिलीफ है, मतलब उसका जो टोपोग्राफी है वो हमें काफी रच देखने को मिलता है, काफी ओबड़ खाबड़ हमें देखने को मिलता है। और उसका जो पीक होता है, मतलब ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इट इज इन अ कोनिकल शेप। तो यहाँ पे हमने यंग फोल्ड माउंटेन की बात की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन की, जिनमें हमारे इंडिया में एक है वो है अरावली रेंजेस, जो कि विश्व की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में जिसको गिना जाता है। ये जो अरावली माउंटेन रेंज है इट इज वर्न डाउन, उसका काफी अधिक मात्रा में इरोजन हमें देखने को मिल रहा है, उसके कारण उसका जो एल्टीट्यूड है काफी कम होता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसी समय अगर वैश्विक तौर पर अगर हम बात करें तो अल्पाचियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड उराल माउंटेन इन रशिया, these are also the old fold mountain ranges, जो कि with the period of time उनका भी काफी अधिक मात्रा में हमें इरोजन देखने को मिलता है। फोल्ड माउंटेन के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लॉक माउंटेन की। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर broken and displaced vertically. The uplifted block are termed as horst and lower block are called graben. The Rhine Valley and Vosges mountain in Europe are example of such a mountain system. देखिए जो ब्लॉक माउंटेन है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है उस प्रोसेस को जरा यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम पहली फिगर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से फ्लैट एरिया हमें देखने को मिलेगा। अब दूसरे नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो फ्लैट एरिया है ये फ्लैट ना रहकर क्या होगा, इस प्रकार से नीचे यहाँ से कुछ एरिया धस जाएगा, मतलब नीचे सिंक होता हुआ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार का एक टोपोग्राफी बनता हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले ये फ्लैट एरिया था यहाँ पे बीच में, अब ये क्या हो चुका है, यहाँ पे नीचे सिंक हो चुका है। अब इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे ग्रैबन। तो ये बन जाएगा हमारा ग्रैबन। अगर इस एरिया की तुलना करें तो यहाँ पे जो ऊपर उठा हुआ एरिया हमको देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हॉर्स्ट। तो ये बन जाएगा हमारा हॉर्स्ट। तो इस प्रकार की जो इंटरनल प्रोसेस के द्वारा इस प्रकार के जो लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। तो यहाँ पे ये जो साइड में हमें पिक्चर देखने को मिल रही है वो भी एक ब्लॉक माउंटेन का ही उदाहरण है। यहाँ पे जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम हॉर्स कहेंगे और यहाँ पे नीचे धंसा हुआ जो वैली का एरिया हमें देखने को मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे ग्रैबन। जो ब्लॉक माउंटेन है उसके यहाँ पे हमें दो उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें एक है रियान वैली एंड वोगस माउंटेन एट द यूरोप। तो चलिए यहाँ पे ये जो रियल पिक्चर ऑफ द ब्लॉक माउंटेन है उससे जरा ब्लॉक माउंटेन को समझने में आपको आसानी होगी। पहले क्या था, यहाँ पे ये जो एरिया था पूरी तरह से फ्लैट देखने को मिलता था, लेकिन इंटरनल प्रोसेस के कारण क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एरिया है पूरी तरह से सिंक हो गया और ये साइड में जो एरिया हमें देखने को मिलता है वो एज इट इज वहां पे ही बना रहा। अब इसके कारण ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें दो ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं। ये बन गया हमारा पहला ब्लॉक, ये बन गया हमारा दूसरा ब्लॉक। तो यहाँ
इन दोनों के बीच में जो ब्लॉक्स है उनको डिवाइड करने वाली ये वैली हमको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये जो सिंकिंग एरिया है उसे हमने क्या नाम दिया था, उसे हमने नाम दिया था ग्रैबन, और जो ये ऊपर उठा हुआ एरिया था उसे हमने नाम दिया था हॉर्स्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन डिटेल में बात की ब्लॉक माउंटेन की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वोल्केनिक माउंटेन की। तो वोल्केनिक माउंटेन क्या है? वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच अ माउंटेन। जो माउंटेन ज्वालामुखी के द्वारा या वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बनाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, इस चीज को जरा साइड में ये जो पिक्चर दी गई है उस पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखिए, इट इज अ मैग्मा चैम्बर। ये एक मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ पे काफी हॉट मटेरियल हमें देखने को मिलता है। अब ये जो हॉट मटेरियल है वो क्या होगा, जो भी हमारे अर्थ का सरफेस है वहां पे जो भी वीक एरिया होगा वहां से बाहर आने की कोशिश करेगा। अब जिस एरिया से ये बाहर आएगा वहां से इस प्रकार से ये ऑन द सरफेस इट विल बी स्प्रेड। तो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे ये क्या होगा, स्प्रेड होना शुरू करेगा। और ये जो स्प्रेडिंग है तब तक चालू रहेगी जब तक मैग्मा चैम्बर है उसका फोर्स वीक नहीं हो जाता। तो इस प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा जो भी माउंटेन बनाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन की। जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। वाटर कलेक्टर। देखिए, जो माउंटेन्स होते हैं वो वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। दे आर कलेक्टर ऑफ द वाटर। दूसरा, माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ द रिवर। विश्व की हो चाहे हमारे देश की जो भी भिन्न भिन्न नदियां हैं उनका ओरिजिन पॉइंट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो उनका ओरिजिन पॉइंट हमें माउंटेन में ही देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे जो भी बरसात होती है और इस इलाके में जो भी पानी आसमान से गिरता है वो पूरी तरह से इन रिवर्स में आ जाता है, जिसे हम ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए उसको यूज में लाते हैं। तीसरा है इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। देखिए, जो माउंटेन एरिया होता है वहां पे डैम को बनाना काफी आसान होता है। इस प्रकार की जो माउंटेन की वैलीज होती है वहां पे अगर यहाँ पे हम दीवार बना दे तो यहाँ पे जो भी वाटर होगा यहाँ पे बैक में हम उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये काफी इजी बन जाता है फॉर मेकिंग द इरिगेशन। एंड जो हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन होता है वो खासकर माउंटेन एरिया में ही हमें देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द माउंटेन एरिया प्रोवाइड यू आइडियल कंडीशन फॉर द हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। चौथे नंबर पर अगर हम माउंटेन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है एग्रीकल्चर। देखिए, माउंटेन का जो स्लोप होता है वो काफी स्टीप होता है। वहां पे तो हम एग्रीकल्चर को एज प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ माउंटेन ऐसे भी है जहां पे उसका स्लोप थोड़ा हमें स्लैंटी देखने को मिलता है, तो उस एरिया में हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि इस एरिया में हमें फ्रूट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी का एग्रीकल्चर हो गया, कॉफी का एग्रीकल्चर हो गया, या रबर का जो प्लांटेशन होता है, इस प्रकार के एरिया में काफी अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। फिफ्थ नंबर है बायोडाइवर्सिटी। देखो, जो माउंटेन है उस एरिया में कई सारी वनस्पतियां हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे प्राणी देखने को मिलते हैं, मतलब प्राणी जीवन या उनकी कई सारी प्रजातियां इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। उसी समय जो वनस्पति है, वनस्पति की भिन्न भिन्न प्रजातियां भी हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो जीवन की जो भिन्नता है वो सबसे अधिक हमें माउंटेन एरिया में ही देखने को मिलती है। वेरियस प्रोडक्ट जैसे कि फ्यूल हो गया, मेडिसिनल प्लांट हो गया, गम हो गया और फॉडर हो गया, ये जो वेरियस प्रोडक्ट है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें माउंटेन एरिया से मिलते हैं। सातवें नंबर का जो इंपॉर्टेंस है वो है टूरिज्म एंड स्पोर्ट एक्टिविटी, जैसा कि हिल स्टेशन हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया या पैराग्लाइडिंग
ये सारी चीजें हमारे यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफी कारगर बनती हुई हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू की। तो सबसे पहला महत्व हमारे लिए प्लेट्यू का क्या है, तो वो है अबंडेंस ऑफ मिनरल। अफ्रीकाज प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। देखिए, जो प्लेट्यू का जो एरिया होता है वहां पे कई सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो इंडिया है उसका जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है वहां पे इस प्रकार के कई सारे मिनरल्स हमें उस प्लेट्यू पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोल वहां पे हमें मिलता है, आयरन हमें वहां पे मिलता है, मैग्नीज, इस प्रकार के कई सारे मिनरल्स हमें छोटा नागपुर के प्लेट्यू पे देखने को मिलते हैं। वही जो अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वो किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर द गोल्ड एंड डायमंड्स। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीशियम। इसकी हम बात कर चुके हैं। देयर आर वाटरफॉल्स विच इंक्रीजेस टूरिज्म। प्लेट्यू के एरिया में हमें कई सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यहाँ पे कुंड्रुस वाटरफॉल हमें छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वहां पे देखने को मिलता है। वही इंडिया में हमें जोग फॉल्स इन कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। अबंडेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। जो प्लेट्यू का जो एरिया होता है वहां पे जो सॉइल पाई जाती है इट इज अ ब्लैक सॉइल जो कि काफी फर्टाइल हमें देखने को मिलती है, जिसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेन्स की, हम बात करेंगे मैदान की। प्लेन आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल। Plains are extremely level. Other may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. तो प्लेन्स कौन सा एरिया होता है? प्लेन एक लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में हमें देखने को मिलता है। जो प्लेन्स होते हैं उनकी जो हाइट्स होती है वो सी लेवल के 200 मीटर से ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती, और जो प्लेन्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली लेवल, मतलब यहाँ पे जो टोपोग्राफी होता है वो पूरी तरह से फ्लैट हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से ऊंचा या नीचा उठा हुआ एरिया यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ प्लेन हमें स्लाइटली रोलिंग देखने को मिलते हैं और कुछ अनड्यूलेटिंग देखने को मिलते हैं। जो प्लेन्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर का जो बेसिन का जो एरिया होता है उस एरिया में हमें प्लेन्स देखने को मिलेंगे। दीज प्लेन आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड यांगतीज इन चाइना। देखिए, जो प्लेन्स के जो एरिया होते हैं वहां पे काफी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे इस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने का, तो वो है यहाँ पे जो भी सॉइल है इट इज अ फर्टाइल सॉइल, और यहाँ पे जो खेती है वो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे की जाती है। अगर हम ह्यूमन का जो ओरिजिन हिस्ट्री है उसको देखें तो ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो कहाँ से शुरू हुआ? वो हमें नदी का जो एरिया है या रिवर का जो आसपास का एरिया है उसी एरिया में सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट हमें देखने को मिलते हैं। और उस हिस्ट्री को अगर हम पकड़े तो ये ऑब्वियसली है कि जो प्लेन एरिया है, जो नदी होती है उसका जो बेसिन का एरिया होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, हमारी जो गंगा नदी है उस गंगा नदी में हमारे इंडिया की सबसे अधिक मात्रा में पॉपुलेशन या जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। देखिए, जो लार्ज प्लेन है वो हमें एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। एशिया की अगर हम बात करें, जो गंगा के प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स है वो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। वही यांगती जो नदी है उसके प्लेन हमें चाइना में देखने को मिलते हैं। जो हमारा इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ में यहाँ पे हमें गंगा के प्लेन्स देखने को मिलते हैं। वही नॉर्थ ईस्ट के इस एरिया में हमें हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं।
इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने छठी क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके छठे चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो आपको हमारे जो सिद्धू आईएएस का जो टेलीग्राम का जो चैनल है वहां से आपको मिल जाएंगे। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को ज्वाइन करना है और वहां पे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, इसकी एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और दूसरी प्रकार से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी समय आप अपने आप को एग्जामिन कर पाओगे कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।